नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आई.के. त्रिपाठी आज टीजीटी, पीजीटी और एलटी के सिलेबस पे आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। और इसके पहले कि हम इस सिलेबस पे चर्चा करें, कुछ अपना परिचय देना चाहूँगा। लगभग 12 वर्ष से मैं टीजीटी, पीजीटी, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। और इतने लंबे समय से मार्गदर्शन करने के दौरान बहुत से विद्यार्थी सफल हुए हैं और आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों, विभिन्न शहरों में एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पढ़ाए बहुत से विद्यार्थी सफल हुए हैं तो कुछ असफल नहीं हुए हैं। बहुत से विद्यार्थी असफल भी हुए हैं और उनकी असफलता में क्या क्या कारण रहे हैं, इसको भी हमने गहराई से महसूस किया है, अनुभव किया। और इतने लंबे समय के अपने शैक्षणिक अनुभव के बाद कुछ समय पहले मैं एजुकेशन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि एजुकेशन वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड रहा है लंबे समय का, कि वहां से, इस संस्था से बड़ी संख्या में विद्यार्थी सफल होते रहे हैं। यहां के शिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन का लाभ उठाते रहे हैं। उसी क्रम में हमारे द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए हुए विद्यार्थी भी सफल होते रहेंगे। एजुकेशन वर्ल्ड काफी लंबे समय से प्रयागराज में ऑफलाइन मार्गदर्शन करती रही, विद्यार्थियों को सफलता दिलाती रही। लेकिन संस्थान की टीम ने, सभी शिक्षकों ने यह महसूस किया कि बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो किसी कारण प्रयागराज नहीं आ सकते। ऐसे विद्यार्थियों को उनके शहर में, उनके गांव में, उनके घर तक गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और ऑफलाइन में जितना डीप मार्गदर्शन करते हैं, जितना विस्तृत मार्गदर्शन करते हैं, उसी स्तर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को वहां तक पहुंचाना जहां वह रह रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए एजुकेशन वर्ल्ड ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अपना कदम बढ़ा दिया है और हम अपने चैनल पे लगातार वीडियो, लाइव क्लासेस के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने ऐप पे कई पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं और बहुत से वीडियो, बहुत से प्रैक्टिस बैच भी प्रारंभ कर रहे हैं। आप उसकी जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम, हमारे बैचेस, पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो जैसे कि हम आपसे बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि 12 वर्ष से अधिक का समय हो गया हमको टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट की परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन करते हुए। इसमें जो विद्यार्थी सफल हुए उन्होंने तो बड़ी प्रसन्नता दी, लेकिन जो असफल हो गए, वो क्यों असफल हो गए, इसका विश्लेषण जब हमने किया तो हमने हमेशा ये पाया कि उसमें से एक बड़ा कारण ये होता है कि चयन बोर्ड या कोई भी आयोग जो पाठ्यक्रम देता है, उस पाठ्यक्रम से बाहर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा हम लोगों को लगता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उससे बाहर पूछ लेता है, हम केवल ये कह रहे हैं ऐसा हमको लगता है, हमको, आपको ऐसा महसूस होता है। लेकिन सच्चाई क्या होती है कि
पाठ्यक्रम में जो चीजें सीधे उल्लेखित नहीं होती हैं वो उसके अंदर समाहित मानी जाती हैं, समाहित रहती हैं। अर्थात पाठ्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा साइलेंट रहता है और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के हमको अपनी तैयारी को इस तरह से करना होता है कि हम सफलता प्राप्त कर सकें, और फिर सफलता प्राप्त करने के लिए उन सारे बिंदुओं को, उन सारे टॉपिक्स को हमें टच करना होता है जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी कारण हमने आपके सिलेबस के साथ में, आप देख रहे होंगे कि इस सिलेबस पे हम जब चर्चा करेंगे तो केवल सिलेबस पे चर्चा नहीं करेंगे, हमारी टीचिंग प्लानिंग क्या होगी, उसमें हम क्या क्या चीजें शामिल करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे, और किस क्रम में हम उसको पढ़ाएंगे इस पे भी चर्चा करेंगे। और जिस क्रम में हमने सिलेबस में रखा है उसी क्रम में हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले टीजीटी के पाठ्यक्रम की। टीजीटी का पाठ्यक्रम क्या है और शैक्षणिक योजना हमारी क्या है। तो वास्तव में जो टीजीटी का पाठ्यक्रम आपको दिया जाता है उसको हमने सरल रूप में 3 भागों में बांट लिया है: राजनीतिक चिंतक, सिद्धांत और भारत का संविधान, शासन और राजनीति। ये पार्ट वो होता है जो आप सिविल सर्विसेज की जीएस की परीक्षा में पढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज में जीएस का जो खंड होता है उसमें जो आप कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस पढ़ते हैं वही भाग होता है। लगभग सारी चीजें वही रहती हैं, लगभग मतलब थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, लेकिन लगभग 99% वही रहती है। प्रश्न उतनी ही गहराई से पूछे जाते हैं, और ये थिंकर और थॉट का पोर्शन होता है। और विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करने पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इस पार्ट से लगभग 60% क्वेश्चन आते हैं और इस पार्ट से लगभग 40% क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये चयन बोर्ड द्वारा कोई निर्धारित फार्मूला नहीं है। चयन बोर्ड ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताता कि हम 60% यहां से पूछेंगे, 40% यहां से पूछेंगे। प्रश्न पत्रों का अवलोकन करके हम लोग ये समझ गए हैं। कभी कभी इस अनुपात में परिवर्तन भी हो जाता है, इधर से प्रश्नों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है और इधर कुछ कम हो जाते हैं। अर्थात आपको तीनों पोर्शन को विस्तार से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में जो आपके पास में तथ्यों का एक बड़ा संग्रह आएगा उसको करना है, और उसके साथ में प्रैक्टिस करनी है, जो कि हम आपको नियमित रूप से कराते रहेंगे। अब जब राजनीतिक चिंतक की बात आती है तो राजनीतिक चिंतक को आपके पाठ्यक्रम में 2 भागों में बांट दिया गया है, एक पाश्चात्य चिंतक और दूसरा भारतीय चिंतक। पाश्चात्य चिंतक और भारतीय चिंतक। पाश्चात्य चिंतकों में आपके सिलेबस में चिंतकों की संख्या कम दिखाई देती है, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये हमें स्पष्ट हो जाता है कि कई चिंतक ऐसे हैं जो कि सिलेबस में उल्लेखित नहीं है, लेकिन उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में जो चिंतक हैं, पाश्चात्य चिंतक हैं, वो कौन कौन से हैं? प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल और कार्ल मार्क्स। इतने ही चिंतक हैं आपके। कौन कौन से? प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लॉक, रूसो, उसके बाद बेंथम और मिल। जब हम लिखें तो आप जॉन स्टुअर्ट मिल समझें, जेम्स मिल नहीं। जेम्स मिल इनके पिता थे, जॉन स्टुअर्ट मिल और फिर कार्ल मार्क्स। इतने ही थिंकर हैं, इतने थिंकर आपके सिलेबस में हैं। लेकिन और इंडियन थिंकर में कौन है? मनु, कौटिल्य और गांधी।
मनु, कौटिल्य और गांधी। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है तो फिर कुछ और थिंकर्स को हमें पढ़ना होता है। वो कौन कौन से थिंकर होंगे और किस क्रम में हम पढ़ेंगे, इसको आप देख लें। कौन कौन से और थिंकर होंगे और किस क्रम में हम पढ़ेंगे, इसे देख लें। प्लेटो पढ़ने के पहले हम प्लेटो पूरी यूनानी चिंतन पढ़ेंगे, क्योंकि प्लेटो के पूरे अध्ययन पर सुकरात का प्रभाव है, जो कि प्लेटो पूरी यूनानी चिंतन के अंतर्गत आएगा। और प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है, उसने अपना न्याय सिद्धांत सोफिस्ट विचारकों के न्याय सिद्धांतों का खंडन करके दिया है, इसलिए इनको भी हमें प्लेटो पूरी यूनानी चिंतन में पढ़ना होगा। उसके बाद आपको सिलेबस में प्लेटो है, इसे पढ़ेंगे हम, अरस्तु है, इसे पढ़ेंगे। मार्सिलो ऑफ पेडुआ आपके सिलेबस में सीधे उल्लेखित नहीं है, लेकिन कभी कभार इससे प्रश्न आ जाता है, इसलिए इसको भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम एक भी प्रश्न को छोड़े ना, गलत ना होने दें, उसको पूरे को सिलेबस को इस तरह से घेरें कि एक भी प्रश्न हमारा गलत ना हो। अगर इससे कभी भी प्रश्न आता है तो हमें इसको पढ़ना होगा। और टीजीटी के एक प्रश्न का मतलब होता है 4 अंक, और हमने अपने वीडियो में इसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। जिसने इसको उस वीडियो को नहीं देखा है उसको देख सकते हैं कि टीजीटी की परीक्षा कैसे होती है, परीक्षा कौन दे सकता है, उसकी योग्यताएं क्या हैं, उस परीक्षा योजना कैसी होती है, कितने नंबर की होती है, सारी चीजें हमने विस्तार से वीडियो में दे दी हैं, और अब उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ मार्सिलो ऑफ पेडुआ को पढ़ेंगे। फिर मैकियावेली सिलेबस में सीधे उल्लेखित नहीं है, लेकिन इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ेंगे। हॉब्स, लॉक, रूसो आपके सिलेबस में हैं, इनको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ेंगे। और फिर ग्रीन आपके सिलेबस में भले ही नहीं है उल्लेखित, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ेंगे। और फिर कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। तो इस तरह से वेस्टर्न थिंकर में हमें इतने थिंकर को और इस क्रम में पढ़ना है, केवल इतने थिंकर नहीं, इसी क्रम में पढ़ेंगे। हमारी सारी क्लासेस इसी क्रम में चलेंगी। अब क्या होता है, भारतीय चिंतक में हमने आपको बताया मनु, कौटिल्य और गांधी तीनों आपके भारतीय चिंतक आपके सिलेबस में, इनको पढ़ना है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और मोहम्मद अली जिन्ना का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, इनको हमें पढ़ना है। इनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, इन्हें हमें पढ़ना है। इस तरह से हमारा थिंकर का, राजनीतिक चिंतक का जो पाठ्यक्रम होगा और जितना उसमें से क्वेश्चन आते हैं, जितने पार्ट से, वो सारा पूरा हो जाएगा। और इसको पढ़ने के दौरान हम लोग कैसे पढ़ते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं वो करेंगे। इनके जो महत्वपूर्ण कथन हैं उनको पढ़ेंगे। तो इस तरह से इससे आपके क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं होने पाएंगे। और जो अभी तक का हमारा अनुभव है वो यही अनुभव है कि जिसने हमारे साथ विस्तार से अध्ययन किया उसके एक भी प्रश्न फिर बाहर नहीं हुए। और जो ऑफलाइन में हमने जितना डिटेल और डीप में पढ़ाया है, उतना ही डिटेल और डीप में हम ऑनलाइन में भी आपको पढ़ाएंगे, उतना ही डिटेल डीप मार्गदर्शन देंगे। अब इसके बाद देख लें थॉट के पहले ही क्या, राजनीति शास्त्र की परिभाषा, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र, ये आपके पाठ्यक्रम में सबसे पहले उल्लेखित रहता है। लेकिन हम थिंकर को सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम थिंकर को पढ़ लेते हैं तो हम उस विषय की आत्मा को, उसके मूल भावों को समझ लेते हैं। फिर राजनीति शास्त्र की परिभाषा, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र को पढ़ेंगे। फिर राज्य की परिभाषा, फिर राज्य का निर्माण करने वाले तत्वों को पढ़ेंगे। फिर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। और यहाँ सिद्धांतों को पढ़ते हुए एक बार फिर अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हैं। तो थिंकर में तो उनको पढ़ेंगे ही, एक बार फिर यहाँ आकर फिर से पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद थॉट का पोर्शन आता है। और थॉट में या राजनीतिक अवधारणाओं में आपको जो जो अवधारणाएं हैं उन्हें हमें पढ़ना है और इसी क्रम में पढ़ना है। किस तरह से, सबसे पहले संप्रभुता, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर उदारवाद, फिर व्यक्तिवाद, अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र और फिर
अधिनायक तंत्र। इन सबको पढ़ने के दौरान हम इनमें तुलनात्मक अध्ययन भी करते रहेंगे, जहां पे जिस तरह आवश्यक होगा। उदारवाद, व्यक्तिवाद, इनमें क्या संबंध है, लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या क्या अंतर है, फिर इसका सर्वाधिकारवाद से क्या संबंध है, किस तरह इन दोनों में अंतर है, समानताएं हैं। सर्वाधिकारवाद के ये दो रूप, फांसीवाद और नाजीवाद, को हम पढ़ेंगे। इस पे से आपको प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं टीजीटी में और पीजीटी में भी। और फिर न्याय, फिर कानून, फिर दंड के सिद्धांत और वैज्ञानिक समाजवाद। और वैज्ञानिक समाजवाद को जब हम पढ़ेंगे तो फिर एक बार हम कार्ल मार्क्स को फिर से पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये सिलेबस आपका यहां तक हुआ थॉट का। अब इसके बाद में फिर क्या है, संविधान एवं संविधानवाद। ये हमारे पाठ्यक्रम में है, संविधान एवं संविधानवाद। और आपके पाठ्यक्रम में जो चीजें हैं वो क्या है, सरकार के प्रकार हम पढ़ेंगे। सरकार के प्रकार में किस तरह से विभाजन है, पहला विभाजन है एकात्मक एवं संघात्मक सरकार का। इन दोनों में क्या संबंध है, क्या असमानताएं हैं, दोनों के आधार क्या क्या हैं, इसको पढ़ेंगे। और संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन, इन दोनों को पढ़ेंगे। और भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था है, इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद में आपके सिलेबस में भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आता है टॉपिक आपका संविधान का। संविधान में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, ये आपको दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये यहां से आपको एक बात सामान्य रूप से समझ लेना है कि पूरा संविधान आपको पढ़ना है। इन्होंने सिलेबस में भले ही इतनी चीजें दी हैं, लेकिन आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा, अर्थात पूरा का पूरा संविधान पढ़ना है। इन्होंने किस क्रम में बताया है, संवैधानिक विकास, संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण, संविधान के स्रोत, कहां कहां से कौन कौन से स्रोत लिए गए, फिर उद्देशिका एवं संविधान की मुख्य विशेषताएं, फिर संघ और उसका राज्य क्षेत्र अर्थात भारत के संविधान का भाग 1 नागरिकता। अब आप देख रहे हैं नागरिकता सिद्धांत में भी पढ़ना है, क्या होती है नागरिकता, उस पर विभिन्न विद्वानों के क्या विचार हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में नागरिकता भारत के संविधान के भाग 2 में है, किन किन अनुच्छेदों में उसका उल्लेख है, और उसके लिए कानून कौन बना सकता है, किस आधार पे वर्तमान समय पे नागरिकता दी जाती है, सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। फिर आपके सिलेबस में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, फिर भाग 5 में संघ अर्थात संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन सबको पढ़ेंगे। और फिर भाग 6 में राज्य, राज्य में कार्यपालिका और विधायिका सबको पढ़ना है। भले ही यहाँ पे सिलेबस में इन्होंने केवल राज्यपाल और मुख्यमंत्री का उल्लेख किया, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं तब वो कार्यपालिका से भी पूछे जाते हैं, विधायिका से भी पूछे जाते हैं, न्यायपालिका से भी पूछे जाते हैं। फिर केंद्र और राज्य संबंध, फिर जिला प्रशासन, पंचायती राज, और उसके बाद राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, इसको हम पढ़ेंगे। फिर भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता। और ये टॉपिक सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके लिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, और फिर पढ़ेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त। ये सारी चीजें इस क्रम में इतना पढ़ने के बाद में अब क्या स्थिति आती है कि ये टीजीटी का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। टीजीटी का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि एलटी का सिलेबस क्या होता है। तो एलटी के सिलेबस के लिए आप मोटे तौर पे इतना जान लें कि जितना सिलेबस टीजीटी का है ये पूरा पढ़ना है, प्लस भारत की विदेश नीति पढ़ना है। भारत की विदेश नीति आपको पढ़ना होगा, विदेश नीति आपको पढ़ना होगा। तो आपका एलटी का सिलेबस पूरा हो जाएगा। और एलटी में 60 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल साइंस से, अर्थात सोशल साइंस के जो विषय होते हैं, 2 विषय रहते हैं, एक विषय से 60 क्वेश्चन, दूसरे विषय से भी 60 क्वेश्चन, और 30 प्रश्न जीएस के रहते हैं। जबकि पॉलिटिकल साइंस में ही टीजीटी में 62 + 1 अर्थात 63 क्वेश्चन आते हैं। कुल 125 प्रश्न रहते हैं, तो 62 4 खंडों से रहते हैं, और पहला प्रश्न कंपलसरी रहता है। तो आप चाहें तो पॉलिटिकल साइंस के 63 प्रश्न कर सकते हैं। तो टीजीटी में प्रश्नों की संख्या कुछ ज्यादा होती है,
सब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ जीएस नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी कम, अर्थात ऑप्शनल जो होगा आपका पॉलिटिकल साइंस, उससे 60 प्रश्न ही रहेंगे, दूसरे विषय से भी 60 रहेंगे। तो एलटी में जो सिलेबस है आपका पूरा, टीजीटी पढ़ने के बाद भारत की विदेश नीति पढ़ेंगे तो एलटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं पीजीटी का सिलेबस। पीजीटी के सिलेबस में क्या क्या चीजें रहती हैं, पीजीटी के सिलेबस में क्या क्या चीजें रहती हैं, इसको हम 6 भागों में बांट लेते हैं। पीजीटी का जो सिलेबस होता है क्या क्या रहता है, एक तो रहता है चिंतक या थिंकर, दूसरा सिद्धांत, दूसरा रहता है सिद्धांत, तीसरा रहता है भारत का संविधान, भारत का संविधान, शासन और राजनीति, शासन और राजनीति मतलब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, शासन और राजनीति। इसके बाद में लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, इसके बाद तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, और इसके बाद एक और रहता है पार्ट अंतरराष्ट्रीय राजनीति, या जिसको हम शॉर्ट में आईआर कहते हैं, या अंतरराष्ट्रीय राजनीति, या इसको पूरा हम लिख दें अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। ये 6 महत्वपूर्ण भाग होते हैं पीजीटी में। और आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये पूरा का पूरा टीजीटी में रहता है। ये पोर्शन जितना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पोर्शन पीजीटी में तो है ही है, साथ में टीजीटी में भी है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पीजीटी का मतलब हो रहा है टीजीटी प्लस ये एक्स्ट्रा सिलेबस। एक बात हमें दिख जा रही है, पीजीटी का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, पीजीटी बराबर टीजीटी प्लस ये तीनों चीजें, लोक प्रशासन, तुलनात्मक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति। लेकिन केवल इतना ही अंतर नहीं है, इसके साथ थोड़ा सा और अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है, चिंतक में कुछ चिंतक बढ़ जाते हैं, कुछ चिंतक बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा अंतर ये भी रहता है कि ये चीजें, ये तीनों भाग ये तो अतिरिक्त रहते ही हैं, लेकिन चिंतक में भी कुछ चिंतक आपके सिलेबस में अधिक हैं। जैसे कौन कौन से हैं, एक है मॉन्टेस्क्यू, पाश्चात्य चिंतकों में मॉन्टेस्क्यू, यहां पे लिख दें पाश्चात्य, पाश्चात्य चिंतक, पाश्चात्य चिंतकों में मॉन्टेस्क्यू। चिंतक को हमने आपको टीजीटी में बताया है 2 पार्ट में, एक तो पाश्चात्य चिंतक और दूसरा भारतीय चिंतक। ठीक, पाश्चात्य चिंतक में अतिरिक्त कौन कौन से हो जाते हैं, एक हो जाता है मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, और दूसरा हो जाता है लेनिन, तीसरा हो जाता है माओ से तुंग, माओ से तुंग या माओ। ये 3 अतिरिक्त चिंतक आपको सिलेबस में रहते हैं पीजीटी में, ये केवल पीजीटी में अतिरिक्त रहते हैं, ये तीनों पीजीटी में रहते हैं। और भारतीय चिंतक में कौन कौन से अतिरिक्त रहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, या संक्षेप में सिलेबस में आपको लोहिया लिख दिया जाता है, राम मनोहर लोहिया, और जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण।
इसका मतलब है इंडियन थिंकर में 3 थिंकर अतिरिक्त बढ़ गए और वेस्टर्न थिंकर में आपके सिलेबस, इंडियन थिंकर में 4 थिंकर बढ़ गए और वेस्टर्न थिंकर में 3 थिंकर बढ़ गए। लेकिन परीक्षा में प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं उसके कारण हम वेस्टर्न थिंकर में भी 4 थिंकर बढ़ा देते हैं। एक थिंकर हम अतिरिक्त और बढ़ाते हैं जो कि सिलेबस में सीधे उल्लेखित नहीं है लेकिन उसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वो है हीगल। हीगल को पढ़े बिना आपका ये अध्ययन 2 तरह से अधूरा हो जाता है। एक तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो गलत होने की आशंका रहती है। दूसरी बात ये होती है कि हीगल के विचारों से बहुत से चिंतकों के विचार प्रभावित हुए हैं और बहुत से सिद्धांत प्रभावित हुए हैं, तो हीगल को पढ़ना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। इसी कारण सिलेबस में उल्लेख हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इस कारण हम हीगल को भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से 4 वेस्टर्न थिंकर अतिरिक्त पढ़ेंगे और 4 इंडियन थिंकर अतिरिक्त पढ़ेंगे। और ये टीजीटी में इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन, तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ेंगे। तो ये हमारा पीजीटी का सिलेबस हो जाता है। और पीजीटी के सिलेबस में जो आपको चयन बोर्ड ने सिलेबस दिया है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। इस सिलेबस को देखने के बाद में आप देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में सारी चीजें वही हैं जो कि टीजीटी में है। एक्स्ट्रा कौन है? माओ से तुंग है, मॉन्टेस्क्यू है और लेनिन है। और इसके बाद में तुलनात्मक राजनीति जो होती है, तुलनात्मक राजनीति में हमें क्या पढ़ना होता है? सिलेबस इतना इस तरह से दिया जाता है चयन बोर्ड का कि उसको समझना विद्यार्थियों के लिए मुश्किल पड़ता है। हम आपको स्टार्ट में बता देते हैं ये क्या करना है। तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। किन किन देशों का? भारत का, ब्रिटेन का, संयुक्त राज्य अमेरिका का और फ्रांस और चीन का तुलनात्मक अध्ययन करना है। किन चीजों में करना है? कार्यपालिका का, विधायिका का और न्यायपालिका का, इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। और सिद्धांत तुलनात्मक राजनीति का में जो सिद्धांत हैं क्या कहलाती है? तुलनात्मक राजनीति। इसकी शुरुआत अरस्तु के द्वारा कैसे कैसे हुई, फिर उसके और जो सिद्धांत आए इस पे से भी प्रश्न बनते हैं, भले ही उसका उल्लेख यहाँ पे वो नहीं करते हैं। अर्थात तुलनात्मक राजनीति के कुछ सिद्धांतों को पढ़ना है। और भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या संबंध है, क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इनको भी हमें पढ़ना होता है। इसीलिए आपको प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कैसे होता है। और जो सामान्य धारणा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये गलत कैसे है? अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, कैसे होता है? ये पीजीटी लेवल पर आपसे अपेक्षा होती है कि आप इसे जानें, क्योंकि सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी हमेशा पढ़ते हैं, सामान्य रूप से हम जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है, लेकिन आप पढ़ेंगे कि वह इनडायरेक्ट होता है। कैसे इनडायरेक्ट होता है इसको हम इनके दौरान पढ़ेंगे और इस तरह की ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे। अब उसके बाद में आगे देख लें, हमने आपको बता ही दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या पढ़ना है, हमें उसके सिद्धांत पढ़ना है और व्यवहार पढ़ना है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको हमें पढ़ना है और व्यवहार में जो चीजें होती हैं, और ये तो वास्तव में नित नए, जब आपकी परीक्षा आएगी करीब में तब तक का हमें इसको पढ़ना होता है, क्योंकि लगभग 20-25 दिन पहले तक का जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं उन सबको पढ़ना होता है। आज अगर रूस और यूक्रेन के बीच विवाद है तो इसे भी हमें पढ़ना होगा। और रूस और यूक्रेन के बीच में अगर विवाद अधिक बढ़ा, उनके बीच किसी प्रकार का संघर्ष हुआ, तो उसका यूरोपीय देशों पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी हमें पढ़ना होगा। लेकिन ये जो सिद्धांत और व्यवहार में कुछ सामान्य अवधारणाएं जो दी हैं उनको देख लीजिए। इन सारी चीजों को पढ़ना होता है। शक्ति संतुलन कैसे रहता है, क्या कहलाता है शक्ति संतुलन, और वो किस तरह से बनाया जाता है। सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, और जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, शीत युद्ध, तनाव शैथिल्य, अर्थात वेदांत क्या होता है। शीत युद्ध रहा और फिर उनके बीच में जो कुछ समय के लिए तनाव कम हुआ जिसे वेदांत कहते हैं, और फिर वो किस तरह से आया, और कुछ आंदोलन है जो नए, और कुछ संस्थाएं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अर्थात आईआर में। उसके अतिरिक्त नित नई जो घटनाएं घटती रहती हैं उनका भी अध्ययन हमें करना होता है, क्योंकि उसका सिलेबस में उल्लेख नहीं किया जा सकता। उसको 60 में केवल ये रहता है कि वो व्यवहार, जो कुछ भी घटनाएं नई नई घटेंगी
आपके एग्जाम के 1 महीने पहले, 20 दिन पहले तक भी जो घटना घटेगी उसका प्रभाव क्या हुआ, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। और फिर अंत में यहाँ भारतीय लोक प्रशासन दिया है। यहाँ भले ही भारतीय लोक प्रशासन है, लेकिन ये वास्तव में पूरा लोक प्रशासन पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, सिद्धांत एवं व्यवहार, अर्थात लोक प्रशासन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन सबको हमें पढ़ना है। निर्णय निर्माण, आदेश की एकता, मुख्य कार्यपालिका, सूत्र और स्टाफ, सहायक अभिकरण, विभाग, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं और फिर इन सब चीजों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ना होता है। तो ये सारी चीजें विस्तार से करनी होती हैं। तो ये पूरा सिलेबस आपका है और किस तरह से हम पढ़ाएंगे ये आपने देख लिया। तो केवल सिलेबस पे ही हमें ध्यान नहीं देना था, बल्कि सिलेबस के साथ जो चीजें सिलेबस में उल्लेखित नहीं है, साइलेंट रहती हैं, जैसे पीजीटी में आपको संविधान कहीं भी नहीं दिखेगा, वो साइलेंट है, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सारी साइलेंट चीजों को भी, उन जो फैक्ट हैं उनको हमें पढ़ना है। जो कुछ सिलेबस में उल्लेखित है वो भी, जो उल्लेखित नहीं है लेकिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी पढ़ना है, और किस क्रम में पढ़ना है ये हमने विस्तार से चर्चा की। तो इस तरह के चर्चाओं का लाभ आपके लिए ये निश्चित रूप से मिल जाता है कि आप इसको व्यवस्थित क्रम में पढ़ेंगे, हमारे साथ आप लगातार मेहनत करेंगे, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। हमारी इस तरह की बहुत सी क्लासेस हमारे YouTube पे संचालित हो रही हैं, हमने आपको बता ही दिया है। तो आप इस तरह की क्लासेस का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू।